जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले इन स्कूलों को 9 जनवरी तक बंद किया गया था और अब जो जोधपुर और जयपुर में जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के, उन्हें देखते हुए ये जो स्कूलें बंद है वो आगे तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो राज्य के अन्य जिलों में कलेक्टर निर्णय ले सकेंगे कि कहाँ स्कूल बंद करनी और कहाँ नहीं करनी। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय है, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय हों और जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था, जो सोशल डिस्टेंसिंग उनमें पालन करनी होगी। साथ में जो 50% उपस्थिति है और उससे 50% वर्क फ्रॉम होम से संबंधित जो है वो सचिवालय स्तर पर जो प्रशासनिक सचिव है वो उसका निर्णय ले सकेंगे कि किन किन कार्यालयों में 50% उपस्थिति की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा जिला कलेक्टर से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है, होम डिपार्टमेंट है, पुलिस, FSL है, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम में जो लगे हुए लोग हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इनके जो कर्मचारी है उनके लिए जो है वो लगातार उपस्थिति पूरी बनी रहेगी। और इसके अलावा ये कहा गया जो बुजुर्ग लोग हैं, गर्भवती हैं, 65 साल से ज्यादा लोग उम्र के लोग हैं, उनको जो उपस्थिति जो है ना उनसे छूट दी जा सके, यानी उनको कार्यालय आने की छूट रहेगी। वो नहीं आ सके तो कोई दिक्कत नहीं है और कम से कम वर्क फ्रॉम होम उनके लिए लागू रहेगा। ऐसे जो बीमार या जो 65 साल से उम्र के बुजुर्ग हैं जो सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालयों में है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं और घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उन पे टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। उनको कहा गया कि वो घर नहीं आ रहे हो तो उन्हें टेलीफोन या अन्य साधनों से उपस्थिति रहनी होगी। इसके अलावा जो कार्यस्थल पर जो कार्मिक के कर्मचारी हैं, कोविड पॉजिटिव आ जाता है या उसकी जो रिपोर्ट संभावित होती है तो कम से कम 72 घंटे के लिए उस जगह को बंद किया जा सकेगा और ऐसे कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो प्रशासन शहरों के संग और जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है, उस अभियान को स्थगित किया जाता है। यानी जो भी उस अभियान के तहत जो प्रस्तावित शिविर है, अब जो आगे शिविर होने वाले थे, उन सब शिविरों को अगले आदेश तक कहीं सियासी रैलियों, जमघट जो लगते हैं, सियासी बैठकों को लेकर भी कुछ कहा गया। और दूसरी बात पे आपसे समझना चाहूंगा, पिछली गाइडलाइंस से जब इस गाइडलाइंस को कंपेयर करते हैं तो कह सकते हैं कि लोगों को संयमित करने के लिए, हालात को संयमित करने के लिए ये नई गाइडलाइंस है, इसे किसी भी सूरत हाल में सख्ती या पाबंदी के तौर पर नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल अभिनव, अभी फिलहाल जो इस गाइडलाइन के तहत केवल स्कूलों को बंद किया गया है क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं और इसके अलावा जो सख्ती और पाबंदी है वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जो बाजारों में लोग बदस्तूर जाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंटों पर भीड़ जारी है, तमाम बाजारों में भीड़ है। इसके अलावा छोटी मोटी पार्टियां हो रही है। हालांकि जो मंत्री परिषद की बैठक बाद जो प्रताप सिंह खाचरियावास जो खाद्य मंत्री थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें साफ कहा था कि अब जयपुर वालों सुधर जाओ और जो पार्टियां करना छोड़ दो। यानी उनका सीधा सीधा इशारा था कि अभी भी बड़ी संख्या में पार्टियां हो रही है शहर में और ये संक्रमण का कारण बन रही है और इसमें सख्ती नहीं की गई है। हालांकि जो जयपुर कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अब मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग और इनको लेकर सख्ती बरती जाएगी और इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं जो संबंधित थाना अधिकारी हैं। पर जो सरकार की गाइडलाइन है इसको लेकर कहीं सख्ती दिखाई नहीं दे रही। अमूमन माना यह जा रहा था कि जयपुर में जो मीटिंग हुई थी विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि वीकेंड कर्फ्यू कम से कम जयपुर और जोधपुर में लगाना चाहिए और इसको लेकर चर्चा भी हुई थी और उन्होंने सुझाव दिए थे। हालांकि सरकार ने अभी वो फिलहाल माने नहीं है। इस आधार पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें केवल 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि स्कूल जो है 1 से 8 तक की वो 17 तक बंद कर देगी और साथ में जो प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान बंद कर दिया गया। साथ में जो 50% उपस्थिति है कार्यालयों में वो भी जो संबंधित विभाग के सचिव हैं वो निर्णय ले सकेंगे कि बंद किया जाना है या नहीं किया जाना है। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि बंद किए गए। 50% उपस्थिति में जो संबंधित अधिकारी है वो निर्णय लेंगे। ऐसे में सख्ती कहीं इस गाइडलाइन के अनुसार दिखाई नहीं दे रही। पिछली जो गाइडलाइन थी उसके तुलना में अगर माने तो अभी फिलहाल अभी भी जो केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि आज 1100 से ज्यादा केस जयपुर में आ गए हैं। ऐसे में सख्ती बरतने की जबरदस्त आवश्यकता है, वरना जो कहा जा रहा है कि ये फैलता है
जल्दी, तो वो कहीं स्प्रेड होकर कम्युनिटी स्प्रेड से भी ज्यादा संक्रमण नहीं बढ़ जाए। जी अभिनव। विष्णु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आम जो लोग हैं जो इस वक्त आपकी आप जो जानकारी दे रहे हैं उसे सुन रहे हैं, जो हमारे तमाम दर्शक हैं, जो शादियों में और जो दाह संस्कार समेत जो दूसरे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें उपस्थिति को लेकर भी कोई चेंजेस हुए हैं? क्योंकि पहले जो संख्या तय की गई थी, क्या उसमें कोई बदलाव है? अभिनव, उसमें जो पहले जो संख्या 200 तय की गई थी, जो अभी पिछली गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें जो शादी विवाह समारोह जो अन्य कार्यक्रम है उनमें 200 की संख्या तय की गई थी। 200 से ज्यादा उपस्थिति अगर कहीं होती है तो वो जिला कलेक्टर की अनुमति से की जा सकती है। साथ में जो अंतिम संस्कार और जो क्रिया है उसके लिए 20 लोगों की अनिवार्य जो उपस्थिति है वो 20 लोगों तक महज सीमित की गई थी। इस नई गाइडलाइन में हालांकि उस संख्या को कहीं कम नहीं किया गया है, लेकिन जो 200 ऐसे ये तय है कि जो पुरानी गाइडलाइन है वो एग्जिस्ट है और जो मेहमानों की संख्या वो 200 तक है शादी विवाह समारोह और अन्य कार्यक्रमों में। और जो अंत्येष्टि है, अंतिम क्रिया है, उनमें 20 जने उपस्थित रहने तक की गाइडलाइन यथास्थिति है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और साथ में चूंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने की जो जुर्माना है, वो सब कानून जो पहले थे लागू वो अभी भी लागू है, क्योंकि उनको विड्रॉ नहीं किया था सरकार ने, पर नई गाइडलाइन में उनका जिक्र अभी फिलहाल नहीं किया गया। ऐसे में अब ये लोगों को मंदिरों के मंदिर, मस्जिद और ये जो धार्मिक स्थल है इनके खुलने के समय, वहां पर भक्तों के पहुंचने को लेकर या फिर जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो टूरिस्ट प्लेस है, उनको लेकर भी क्या कोई बात, किसी बात का जिक्र है? अभिनव, उनको लेकर अभी फिलहाल कोई तय नहीं किया गया है, क्योंकि जो पिछली बार गाइडलाइन में कि जो धार्मिक स्थल है वो खुले रहेंगे, लेकिन उनमें माला प्रसाद चादर ये नहीं चढ़ाए जा सकेंगे। लेकिन उनके जो समय है उनको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया इस गाइडलाइन में, परंतु जो हालात दिख रहे हैं उन हालातों को देखते हुए सरकार को कहीं न कहीं निर्णय लेना पड़ेगा कि जो धार्मिक स्थल है वो कितने समय तक खुलने चाहिए, क्या वहाँ व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। केवल उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की कमेटी निगरानी रखेगी कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन हो, पर उनके बंद या खुलने को लेकर कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में जो धार्मिक स्थलों के मुख्य पुजारी है या जो प्रबंधक है वो तय करेंगे कि उनको क्या व्यवस्था रखनी है। सरकार की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन उनके लिए आई नहीं है, उसको लेकर अलग से गाइडलाइन नहीं है। एक सवाल ये भी विष्णु, हमने देखा है कि लोगों से बार बार ये अपील की जाती है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। ऐसे में लोग अगर इसकी पालना भी करते हैं तो हमने देखा कि बाजारों में जो है वहां पर भीड़ जो है लगातार रहती है, तो ऐसे में व्यापारियों को कि किस तरीके से वो आने वाली भीड़ से निपटे, लोगों को कैसे जागरूक करे, और बाजारों को लेकर कोई किसी बात का जिक्र? अभिनव, बाजारों को लेकर अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैंने अभी जैसे बताया कि रात 10 बजे तक अभी फिलहाल बाजारों को खुलने की या दुकानों को खुलने की छूट है, उसमें भी जो रात 11 बजे यानी 1 घंटा 10 से 11 तक वो घर पहुंचने का टाइम रहता है और 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि जो बाजारों के खुलने का समय या दुकानों के खुलने का समय वो 9 बजे तक कर देंगे, तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। और कारण ये भी है कि अभी ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में जल्दी ज्यादातर दुकान जल्दी बंद करके भी चले जाते हैं, तो उससे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं था। लेकिन सरकार की ओर से भी फिलहाल जो पुरानी गाइडलाइन है उसमें जो बाजार को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं नई गाइडलाइन में। तो ऐसे में जो खुलने का समय है वो रात 10 बजे तक है, तो दुकानें 10 बजे तक खुलेगी। और रही बात बाजारों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो कोई ऐसे प्रावधान नहीं है जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जाए कि निश्चित समय बाजार बंद किए जाए या इवन ऑड के तहत बाजार बंद किए जाए। इस तरह का अभी कोई आदेश यहाँ पर नहीं है। तो अब इसका मतलब कि चाहे वो बाजारों का जिक्र कर ले, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले, धार्मिक स्थलों की बात कर ले, इसमें बहुत सारी जो पिछली गाइडलाइन, इससे ठीक पहले जो गाइडलाइन आई थी उसमें जिन बातों का जिक्र था, जो उसमें गाइडलाइन बनाई गई थी, उसी को इसमें कैरी किया गया है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आज जब ये चर्चाएं हो रही थी विष्णु की नई गाइडलाइन आने वाली है, तो बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी नजरें भी इस बात पर टिकी हुई थी, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते। तो पर्यटकों को लेकर भी माना जाए कि जो पिछली गाइडलाइन में कहा गया था कि RT-PCR जरूरी है उनके आने पर, इसके अलावा कुछ नयापन नहीं है।
बिल्कुल, जो एयरपोर्ट पर एक कमेटी पिछली गाइडलाइन में तय की गई थी कि वो जो कमेटी है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करेगी और स्क्रीनिंग में अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो वो उन्हें क्वारंटीन करने के लिए जिला ठीक है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं, जैसा हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे, तमाम जानकारी उन्होंने विस्तार से दी, तो कहा जा सकता है कि सख्ती इसे नहीं कहेंगे, लेकिन लोग जागरूक हो, लोग पाबंद हो, उसकी पूरी व्यवस्था इस गाइडलाइन के जरिए की गई। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।